हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक समझने वाले हैं। टॉपिक है हिसाब किताब का आधार यानी अकाउंटिंग बेसिस। अब सबसे पहले समझते हैं कि अकाउंटिंग बेसिस होता क्या है। देखो, किसी भी बिजनेस का हिसाब किताब हम मनमाने तरीके से नहीं करते। कुछ धारणाएं यानी अजम्पशंस, कुछ नियम यानी रूल्स, कुछ सिद्धांत यानी प्रिंसिपल्स, कुछ प्रथाएं यानी प्रैक्टिसेस, कुछ अनुमान यानी एस्टिमेट्स और कुछ मत एवं विचार होते हैं। इन्हीं के आधार पर हम बिजनेस का हिसाब किताब तैयार करते हैं। तो आसान भाषा में याद रखो, जिन धारणाओं, नियमों, सिद्धांतों, प्रथाओं, अनुमानों और मतों के आधार पर हिसाब किताब किया जाता है, उन्हें हिसाब किताब का आधार यानी अकाउंटिंग बेसिस कहते हैं। याद रखने वाली बात, अकाउंटिंग बेसिस यानी हिसाब किताब करने का आधार। अब सवाल है, अकाउंटिंग बेसिस को कितने भागों में बांटा जाता है? इसे मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है। पहला, अकाउंटिंग अजम्पशंस और कॉन्सेप्ट्स यानी हिसाब किताब की धारणाएं या मान्यताएं। और दूसरा, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स यानी हिसाब किताब के सिद्धांत। तो एक बार फिर याद रखो, अकाउंटिंग बेसिस, अजम्पशंस और कॉन्सेप्ट्स प्लस अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अब हम पहले भाग पर आते हैं। नाम है फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस और कॉन्सेप्ट्स यानी हिसाब किताब की मौलिक धारणाएं या मान्यताएं। अब यहाँ एक शब्द है अनुमान। अनुमान का मतलब क्या होता है? बहुत आसान भाषा में समझो। जब हमें किसी ज्ञात चीज या तथ्य के आधार पर किसी अज्ञात चीज के बारे में कोई निष्कर्ष निकालना होता है, तो उसे अनुमान कहते हैं। यानी ज्ञात तथ्य के आधार पर अज्ञात बात के बारे में निष्कर्ष निकालना अनुमान। अब इसे अकाउंटिंग से जोड़कर समझते हैं। हिसाब किताब में भी कुछ ऐसी धारणाएं यानी अजम्पशंस होती हैं, जिन्हें हम आधार मानकर अकाउंटिंग का काम करते हैं। इन धारणाओं को ही अकाउंटिंग अजम्पशंस यानी हिसाब किताब की धारणाएं कहा जाता है। इनका इस्तेमाल क्यों किया जाता है? क्योंकि हमें बिजनेस से जुड़े फाइनेंशियल फैक्ट्स यानी वित्तीय तथ्यों को सही तरीके से रिकॉर्ड करना होता है और अकाउंटिंग से जुड़े कामों को भी व्यवस्थित और सही तरीके से चलाना होता है। इसलिए इन धारणाओं की मदद ली जाती है। याद रखने वाली बात, अकाउंटिंग अजम्पशंस यानी वे बेसिक मान्यताएं जिनके आधार पर हम अकाउंटिंग का काम करते हैं। अब एक बहुत इम्पोर्टेंट बात, भारत के इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स द्वारा जारी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 यानी एस1 में हिसाब किताब की 3 अकाउंटिंग अजम्पशंस और कॉन्सेप्ट्स यानी 3 मौलिक धारणाएं या मान्यताओं का उल्लेख किया गया है। अब इन तीनों को ध्यान से याद करना है। पहली धारणा है गोइंग कंसर्न अजम्पशन यानी चालू प्रतिष्ठान की धारणा। इसका मतलब है कि बिजनेस को आगे भी लगातार चलता हुआ माना जाता है। दूसरी धारणा है कंसिस्टेंसी अजम्पशन यानी संगतता की धारणा। इसका मतलब है कि अकाउंटिंग में अपनाए गए नियम, पॉलिसीज और मेथड्स को लगातार एक समान तरीके से अपनाया जाए। और तीसरी धारणा है अक्रूअल अजम्पशन यानी उपार्जन की धारणा। इसमें इनकम और एक्सपेंसेस को उस अकाउंटिंग पीरियड से जोड़ा जाता है जिससे वे संबंधित हैं। अब हम अकाउंटिंग की पहली मौलिक धारणा को समझते हैं। इसका नाम है चालू प्रतिष्ठान की धारणा, गोइंग कंसर्न अजम्पशन। सबसे पहले समझो कि गोइंग कंसर्न का मतलब क्या है। गोइंग कंसर्न का सीधा मतलब है बिजनेस आगे भी लगातार चलता रहेगा। अब पूरी डेफिनेशन आसान भाषा में समझते हैं। जिस धारणा के अनुसार किसी प्रतिष्ठान यानी बिजनेस की आयु को अनिश्चित काल तक मानकर उसके हिसाब किताब से जुड़े काम किए जाते हैं, उसे गोइंग कंसर्न अजम्पशन यानी चालू प्रतिष्ठान की धारणा कहते हैं।
अब इसे और आसान करके समझो। हम अकाउंटिंग करते समय यह मानकर चलते हैं कि बिजनेस आज बंद नहीं होने वाला है, बल्कि बिजनेस आगे भी चलता रहेगा। यानी उसका कोई निश्चित आखिरी दिन अभी तय नहीं माना जाता और उसके इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस यानी आर्थिक लेन देन भी लगातार होते रहेंगे। अब अगली बात समझो। जब हम बिजनेस को अनिश्चित काल तक चलने वाला मानते हैं तो इसका मतलब है कि बिजनेस की पूरी लाइफ पहले से तय नहीं है। लेकिन अकाउंटिंग में हमें हर साल यह पता करना होता है कि बिजनेस ने कितना प्रॉफिट यानी लाभ कमाया या कितना लॉस यानी नुकसान हुआ। इसलिए बिजनेस के इस अनिश्चित जीवन काल यानी इंडेफिनिट लाइफ को कुछ निश्चित समय अवधियों में बांट दिया जाता है। आमतौर पर यह अवधि होती है 12 महीने यानी 1 वर्ष। इसे हम अकाउंटिंग ईयर यानी लेखा वर्ष कहते हैं। अब सोचो, बिजनेस की लाइफ तो अनिश्चित है, लेकिन अकाउंटिंग हमें हर साल करनी है। इसलिए हम उसके पूरे जीवन को छोटे छोटे अकाउंटिंग पीरियड्स में बांटते हैं और हर अकाउंटिंग ईयर के अंत में बिजनेस का फाइनेंशियल रिजल्ट यानी वित्तीय परिणाम और फाइनेंशियल पोजीशन यानी आर्थिक स्थिति पता की जाती है। याद रखने वाली बात, बिजनेस की लाइफ अनिश्चित, लेकिन अकाउंटिंग पीरियड सामान्यतः 12 महीने। अब अगर बिजनेस लाभकारी प्रतिष्ठान यानी प्रॉफिट मेकिंग कंसर्न है तो साल के अंत में हम क्या पता करेंगे? प्रॉफिट हुआ या लॉस, यानी बिजनेस ने कितना लाभ कमाया या कितना नुकसान हुआ। अब अगर कोई गैर लाभकारी प्रतिष्ठान यानी नॉन प्रॉफिट कंसर्न है तो यहाँ क्या किया जाएगा? यहाँ आय और व्यय यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर का हिसाब किया जाएगा। साथ ही उसकी आर्थिक स्थिति यानी फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी वित्तीय विवरण तैयार किए जाएंगे। तो याद रखो, प्रॉफिट मेकिंग कंसर्न प्रॉफिट या लॉस, नॉन प्रॉफिट कंसर्न इनकम एक्सपेंडिचर और फाइनेंशियल पोजीशन। अब एक आसान एग्जाम्पल से इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। मान लो एक बिजनेस ने एक स्थायी संपत्ति यानी फिक्स्ड एसेट खरीदी, जैसे कोई मशीन। अब मशीन को बिजनेस ने क्यों खरीदा? क्या उसे तुरंत बेचने के लिए खरीदा? नहीं, बिजनेस में इस्तेमाल करने के लिए खरीदा। यही कारण है कि गोइंग कंसर्न अजम्पशन के आधार पर कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी पूंजीगत व्यय और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी राजस्व व्यय को अलग अलग माना जाता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी पूंजीगत व्यय, जैसे किसी संपत्ति को खरीदना। यह बिजनेस के लिए लंबे समय तक काम आने वाली चीज हो सकती है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी राजस्व व्यय, इसमें संपत्ति से संबंधित ऐसा खर्च भी शामिल हो सकता है जो उसके उपयोग के दौरान होता है, जैसे डेप्रीशिएशन यानी मूल्यह्रास। अब ध्यान रखो, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को एक जैसा नहीं माना जाता। याद रखने वाली बात, एसेट खरीदना और उसके उपयोग से जुड़े खर्च को अलग अलग समझना जरूरी है। अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, स्थायी संपत्ति यानी फिक्स्ड एसेट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में किस वैल्यू पर दिखाया जाता है? उसे डेप्रीशिएशन यानी मूल्यह्रास घटाने के बाद उसके वास्तविक मूल्य पर बैलेंस शीट यानी स्थिति विवरण में दिखाया जाता है। अब यहाँ एक बात ध्यान से समझो, बिजनेस ने फिक्स्ड एसेट को आम तौर पर बेचने के लिए नहीं खरीदा है, उसे बिजनेस में इस्तेमाल करने के लिए खरीदा गया है। इसलिए उसका मार्केट वैल्यू यानी बाजार मूल्य सामान्यतः अकाउंटिंग में ध्यान में नहीं रखा जाता। यह एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो एक बिजनेस ने एक एसेट 2 लाख रुपए में खरीदा और उसकी यूजफुल लाइफ यानी उपयोगी आयु 20 वर्ष है। अब बताओ, क्या हम पूरे 2 लाख रुपए को सिर्फ इसी साल का खर्च मान लेंगे? नहीं। क्यों?
क्योंकि एसेट सिर्फ 1 साल के लिए नहीं खरीदा गया है, वह 20 वर्षों तक उपयोगी है। इसलिए इसकी 2 लाख रुपए की कॉस्ट को एक ही साल का एक्सपेंस नहीं माना जाएगा, बल्कि इस वैल्यू को अगले 20 वर्षों में उचित नियम के अनुसार बांटा जाएगा और हर साल उचित डेप्रीशिएशन यानी मूल्यह्रास लगाया जाएगा। फिर उस साल का प्रॉफिट या लॉस निर्धारित किया जाएगा। अब सोचो, अगर पूरी 2 लाख रुपए की कॉस्ट एक ही साल में एक्सपेंस मान ली जाए तो उस 1 साल का रिजल्ट बहुत प्रभावित हो जाएगा। लेकिन एसेट तो अगले कई वर्षों तक बिजनेस के काम आएगा, इसलिए कॉस्ट को संबंधित वर्षों में बांटना जरूरी है। याद रखने वाली बात, 2 लाख रुपए का एसेट और 20 साल की यूजफुल लाइफ है तो पूरी कॉस्ट एक ही साल में एक्सपेंस नहीं मानी जाएगी। गोइंग कंसर्न अजम्पशन हमें यह समझाती है कि बिजनेस आगे भी चलता रहेगा, इसलिए उसके एसेट्स का उपयोग भी आगे के वर्षों में होगा और उसी के अनुसार अकाउंटिंग में उनके खर्च और वैल्यू को संबंधित समय के हिसाब से माना जाता है। इसी वजह से बिजनेस के इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस लगातार चलते रहते हैं और अकाउंटिंग बुक्स में भी उनका रिकॉर्डिंग लगातार होता रहता है। इसी कारण चालू प्रतिष्ठान की धारणा को अकाउंटिंग में डॉक्ट्रिन ऑफ कंटिन्यूटी यानी निरंतरता का सिद्धांत भी कहा जाता है। अब हम चालू प्रतिष्ठान की धारणा की मुख्य विशेषताएं यानी मेन फीचर्स ऑफ गोइंग कंसर्न अजम्पशन देखते हैं। इन 3 पॉइंट्स को अच्छे से याद रखना है। पहली बात, प्रतिष्ठान लगातार चलता रहेगा, यानी प्रतिष्ठान को अनिश्चित काल तक चलने वाला माना जाता है और उसके इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस यानी आर्थिक लेनदेन में लगातार कंटिन्यूटी बनी रहती है। दूसरी बात, अकाउंटिंग ईयर में बांटना, यानी बिजनेस की लाइफ अनिश्चित है, इसलिए उसके पूरे जीवन काल को निश्चित समयावधियों में बांटा जाता है। आमतौर पर एक अकाउंटिंग पीरियड 12 महीने यानी 1 वर्ष का होता है और हर अकाउंटिंग ईयर के अंत में फाइनेंशियल रिजल्ट यानी वित्तीय परिणाम और फाइनेंशियल पोजीशन यानी आर्थिक स्थिति निर्धारित की जाती है। तीसरी बात, एसेट्स और लायबिलिटीज का मूल्यांकन। एसेट्स यानी संपत्तियों और लायबिलिटीज यानी दायित्वों का मूल्यांकन उनके एक्चुअल कॉस्ट बेसिस यानी वास्तविक मूल्य या लागत के आधार पर किया जाता है, यानी अकाउंटिंग में इनके मूल्यांकन के लिए वास्तविक लागत या एक्चुअल वैल्यू को आधार माना जाता है। अब हम दूसरी मौलिक अकाउंटिंग अजम्पशन को समझते हैं। इसका नाम है संगतता की धारणा, कंसिस्टेंसी अजम्पशन। अब सबसे पहले समझते हैं कि कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है। कंसिस्टेंसी का आसान मतलब है एक ही तरीके को लगातार अपनाना, यानी अकाउंटिंग में जो रूल्स, पॉलिसीज और मेथड्स यानी नियम, नीतियां और पद्धतियां हम अपनाते हैं उन्हें साल दर साल एक जैसा रखना चाहिए। अब पूरी बात आसान भाषा में समझो। जब किसी बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी वित्तीय विवरण तैयार किए जाते हैं तो अकाउंटिंग के रूल्स, पॉलिसीज और मेथड्स को हर साल एक समान तरीके से अपनाना चाहिए। ऐसा क्यों? ताकि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन यानी आर्थिक स्थिति सही तरीके से पता चल सके और एक साल के रिजल्ट की दूसरे साल के रिजल्ट से सही कंपैरिजन यानी तुलना की जा सके। कंपैरिजन क्यों जरूरी है? अब मान लो किसी बिजनेस का इस साल प्रॉफिट 1 लाख रुपए है और पिछले साल प्रॉफिट 80,000 रुपए था। अब हम तुरंत कह सकते हैं कि इस साल प्रॉफिट बढ़ा है, लेकिन इसके लिए एक जरूरी बात है। दोनों सालों में अकाउंटिंग की मेथड्स एक जैसी होनी चाहिए। अगर पिछले साल एक मेथड अपनाई गई थी और इस साल अचानक दूसरी मेथड अपना ली गई तो दोनों साल के रिजल्ट्स की सही कंपैरिजन करना मुश्किल हो जाएगा।
इसलिए कंसिस्टेंसी यानी एकरूपता बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंसी का सबसे आसान मतलब याद रखो। हर साल अकाउंटिंग का तरीका एक जैसा रखो ताकि सही कंपैरिजन कर सको। अब डेप्रीशिएशन का एग्जाम्पल समझते हैं। अब एक आसान एग्जाम्पल देखते हैं। डेप्रीशिएशन यानी मूल्यह्रास निकालने की अलग अलग मेथड्स हो सकती हैं, जैसे स्ट्रेट लाइन मेथड यानी सीधी रेखा पद्धति, और दूसरी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड यानी घटती शेष पद्धति। अब मान लो कोई बिजनेस कई सालों से स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रीशिएशन निकाल रहा है, लेकिन अचानक अगले साल उसने रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड अपना ली। अब बताओ, क्या इससे एसेट की वैल्यू में कोई डिफरेंस आएगा? हाँ, आएगा, क्योंकि डेप्रीशिएशन निकालने का तरीका बदल गया। इससे एसेट का वैल्यूएशन यानी संपत्ति का मूल्यांकन बदल सकता है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिखाई जाने वाली नेट एसेट्स यानी शुद्ध संपत्तियों की राशि भी अधिक या कम हो सकती है। इसलिए अकाउंटिंग मेथड को बिना उचित कारण बार बार बदलना सही नहीं है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल देखते हैं। यह है स्टॉक वैल्यूएशन यानी माल के मूल्यांकन की पद्धति। स्टॉक यानी बिजनेस के पास बचा हुआ माल। स्टॉक का वैल्यूएशन करने के लिए अलग अलग मेथड्स हो सकती हैं, जैसे LIFO यानी लिफो, FIFO यानी फिफो, और सिंपल एवरेज। अब मान लो बिजनेस ने इनमें से कोई एक मेथड अपनाई, तो क्या करना चाहिए? उसे हर अकाउंटिंग ईयर में लगातार उसी मेथड को अपनाना चाहिए। अब सोचो, अगर एक साल फिफो अपनाया और अगले साल लिफो अपना लिया तो क्या होगा? स्टॉक की वैल्यू में डिफरेंस आ सकता है, और इससे बिजनेस का फाइनेंशियल रिजल्ट यानी वित्तीय परिणाम भी प्रभावित हो सकता है। इसलिए एक साल के रिजल्ट की दूसरे साल से सही कंपैरिजन करना मुश्किल हो जाएगा। क्या अकाउंटिंग मेथड कभी बदली जा सकती है? यहां एक इम्पोर्टेंट बात है। क्या इसका मतलब यह है कि अकाउंटिंग की मेथड को कभी भी बदला ही नहीं जा सकता? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर किसी प्रतिष्ठान को लगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का सही मूल्यांकन और ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता बनाए रखने के लिए अकाउंटिंग मेथड में बदलाव जरूरी है, तो मेथड को बदला जा सकता है। लेकिन ध्यान रखना, अगर मेथड बदली गई है तो उस बदलाव का उल्लेख फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में करना जरूरी है। यानी यूजर्स को यह पता होना चाहिए कि अकाउंटिंग मेथड में चेंज किया गया है, ताकि वे बिजनेस के फाइनेंशियल रिजल्ट्स और फाइनेंशियल पोजीशन को सही तरीके से समझ सकें, और एक साल के रिजल्ट की दूसरे साल के रिजल्ट से उचित कंपैरिजन करके सही डिसीजन ले सकें। अब आते हैं संगतता की धारणा की मुख्य विशेषताएं यानी मेन फीचर्स ऑफ कंसिस्टेंसी अजम्पशन पर। पहली विशेषता बहुत सिंपल है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार करते समय अकाउंटिंग के रूल्स, पॉलिसीज और मेथड्स को साल दर साल एक समान तरीके से अपनाना चाहिए। यानी हर साल मेथड को बार बार बदलते नहीं रहना चाहिए। इससे अलग अलग वर्षों के रिजल्ट्स की सही कंपैरिजन हो पाती है। दूसरी विशेषता यह है कि कुछ सिचुएशंस में अकाउंटिंग मेथड को बदला जा सकता है, जैसे लीगल रिक्वायरमेंट यानी कानूनी बाध्यता के कारण, या फिर मोर एडवांस्ड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यानी अधिक उन्नत अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन देने के लिए। ऐसी स्थिति में अकाउंटिंग मेथड बदली जा सकती है। लेकिन ध्यान रखो, बदलाव का कारण फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में स्पष्ट रूप से बताना जरूरी है। अब हम तीसरी मौलिक अकाउंटिंग अजम्पशन को समझते हैं। इसका नाम है प्राप्तिप्रदेय या उपार्जन की धारणा, अक्रूअल अजम्पशन। सबसे पहले एक बात समझो,
बिजनेस में इनकम यानी आय और एक्सपेंस यानी खर्च होता है। अब जरूरी नहीं है कि इनकम मिलते ही कैश में मिले, और यह भी जरूरी नहीं है कि एक्सपेंस का पेमेंट उसी समय कर दिया जाए। फिर भी अगर इनकम या एक्सपेंस किसी खास अकाउंटिंग ईयर से रिलेटेड है तो उसे उसी ईयर के अकाउंट्स में कंसिडर किया जाएगा। यही है अक्रूअल अजम्पशन। अब अक्रूअल को बहुत आसान भाषा में समझो। जिस वर्ष की इनकम है उसे उसी वर्ष की इनकम माना जाएगा, और जिस वर्ष का एक्सपेंस है उसे उसी वर्ष का एक्सपेंस माना जाएगा। अब चाहे उसका कैश हमें मिला हो या नहीं, और चाहे उसका पेमेंट हमने किया हो या नहीं। यानी यहां सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इनकम और एक्सपेंस किस अकाउंटिंग ईयर से रिलेटेड हैं। कैश कब मिला या कब दिया गया यह सबसे इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रॉफिट या लॉस कैसे निकालेंगे? अक्रूअल अजम्पशन के अनुसार बिजनेस का प्रॉफिट यानी लाभ या लॉस यानी नुकसान निकालते समय संबंधित अकाउंटिंग ईयर की इनकम और एक्सपेंस को ध्यान में रखा जाता है। ये इनकम और एक्सपेंस दो तरह से हो सकते हैं, कैश बेसिस यानी नकद के आधार पर, या अक्रूअल बेसिस यानी उधार के आधार पर। लेकिन अगर इनकम या एक्सपेंस उसी अकाउंटिंग ईयर से रिलेटेड है तो उसे उस ईयर के अकाउंट्स में इंक्लूड करना होगा, चाहे कैश मिला हो या नहीं, चाहे पेमेंट किया गया हो या नहीं। अब एक आसान बात समझो। मान लो किसी बिजनेस को किसी साल की इनकम मिलनी है, लेकिन कैश अभी नहीं मिला, तो क्या हम कहेंगे कैश नहीं मिला इसलिए इनकम नहीं है? नहीं। अगर वह इनकम उसी अकाउंटिंग ईयर से रिलेटेड है तो उसे उसी ईयर की इनकम में शामिल किया जाएगा। इसी तरह मान लो कोई एक्सपेंस इस ईयर से रिलेटेड है लेकिन उसका पेमेंट अभी नहीं किया गया, तो क्या हम कहेंगे पेमेंट नहीं किया इसलिए एक्सपेंस नहीं है? नहीं। अगर एक्सपेंस उसी अकाउंटिंग ईयर से रिलेटेड है तो उसे उसी ईयर के अकाउंट्स में इंक्लूड किया जाएगा। यही अक्रूअल कॉन्सेप्ट का बेसिक आइडिया है। अब यहां एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पिछले या अगले वर्ष से रिलेटेड एक्सपेंस या इनकम को वर्तमान संबंधित वर्ष के अकाउंट्स में शामिल नहीं किया जाता। यानी अगर कोई एक्सपेंस अगले साल से रिलेटेड है तो उसे इस साल का एक्सपेंस नहीं माना जाएगा, और अगर कोई इनकम अगले साल से रिलेटेड है तो उसे इस साल की इनकम नहीं माना जाएगा, उसे उसके संबंधित अकाउंटिंग ईयर में ही कंसिडर किया जाएगा। अब दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। पहला, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस यानी बकाया खर्च। दूसरा, अक्रूड इनकम यानी अप्राप्त आय। अब इनका नाम ध्यान से याद रखना है। अगर कोई एक्सपेंस इस अकाउंटिंग ईयर से रिलेटेड है लेकिन उसका पेमेंट अभी बाकी है तो उसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहा जाता है। फिर भी उसे संबंधित ईयर के अकाउंट्स में शामिल किया जाएगा। इसी तरह अगर कोई इनकम इस अकाउंटिंग ईयर से रिलेटेड है लेकिन अभी प्राप्त नहीं हुई है तो उसे अक्रूड इनकम कहा जाता है, और उसे भी संबंधित ईयर के अकाउंट्स में शामिल किया जाएगा। तो बच्चों, सवाल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को किस ईयर में इंक्लूड करेंगे? जिस ईयर से वह रिलेटेड है। अक्रूड इनकम को किस ईयर में इंक्लूड करेंगे? जिस ईयर से वह रिलेटेड है। अब इस एग्जाम्पल को बहुत ध्यान से समझो। मान लो किसी बिजनेस ने 30,000 रुपए का माल खरीदा। अब इस 30,000 रुपए में से बिजनेस ने केवल 20,000 रुपए कैश में पे किया, बाकी पेमेंट नहीं किया गया। अब इस माल को बिजनेस ने 35,000 रुपए में बेच दिया, और बायर्स यानी खरीदारों से बिजनेस को 30,000 रुपए कैश में मिल गया। अब सवाल है, क्या इनकम 30,000 रुपए होगी
क्योंकि कैश में सिर्फ 30,000 रुपए मिला है। नहीं, यहां अक्रूअल अजम्पशन लागू होगी, क्योंकि माल 35,000 रुपए में बेचा गया है। इसलिए संबंधित वर्ष की इनकम 35,000 रुपए। अब एक्सपेंस कितना है? माल की कॉस्ट यानी खरीद की राशि। एक्सपेंस 30,000 रुपए। अब प्रॉफिट निकालते हैं। प्रॉफिट इनकम माइनस एक्सपेंस, यानी प्रॉफिट 35,000 रुपए माइनस 30,000 रुपए। प्रॉफिट 5,000 रुपए। तो बिजनेस का प्रॉफिट कितना हुआ? 5,000 रुपए। कैश में केवल 30,000 रुपए प्राप्त हुआ, लेकिन इनकम हमने 35,000 रुपए मानी। क्यों? क्योंकि माल 35,000 रुपए में बेचा गया था। इसी तरह माल की पूरी कॉस्ट 30,000 रुपए एक्सपेंस में ली गई, भले ही कैश में केवल 20,000 रुपए पे किया गया था। यही अक्रूअल अजम्पशन की सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अब एक क्वेश्चन आंसर करते हैं। बिजनेस ने माल कितने का खरीदा? 30,000 रुपए का। कैश में कितना पेमेंट किया? 20,000 रुपए। माल कितने में बेचा? 35,000 रुपए में। कैश में कितना मिला? 30,000 रुपए। अक्रूअल अजम्पशन के अनुसार इनकम कितनी होगी? 35,000 रुपए। एक्सपेंस कितना होगा? 30,000 रुपए। प्रॉफिट कितना होगा? 5,000 रुपए। अब आते हैं मेन फीचर्स ऑफ अक्रूअल अजम्पशन यानी उपार्जन की धारणा की मुख्य विशेषताओं पर। पहली विशेषता, बिजनेस के फाइनेंशियल रिजल्ट यानी वित्तीय परिणाम और फाइनेंशियल पोजीशन यानी वित्तीय स्थिति को निर्धारित करते समय कैश और नॉन कैश ट्रांजैक्शंस दोनों को ध्यान में रखा जाता है। यानी केवल कैश ट्रांजैक्शंस देखकर बिजनेस का सही रिजल्ट तय नहीं किया जाता। कैश के साथ साथ नॉन कैश ट्रांजैक्शंस को भी कंसिडर किया जाता है। दूसरी विशेषता, पिछले या आने वाले वर्ष से रिलेटेड एक्सपेंस या इनकम को संबंधित वर्तमान ईयर के अकाउंट्स में शामिल नहीं किया जाता। उसे उसके संबंधित अकाउंटिंग ईयर में ही इंक्लूड किया जाता है। तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट विशेषता, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस यानी बकाया खर्च और अक्रूड इनकम यानी अप्राप्त आय को संबंधित अकाउंटिंग ईयर के अकाउंट्स में शामिल किया जाता है। यानी पेमेंट अभी बाकी है, फिर भी अगर एक्सपेंस उसी ईयर से रिलेटेड है तो उसे इंक्लूड करेंगे। और इनकम अभी प्राप्त नहीं हुई है, फिर भी अगर वह उसी ईयर से रिलेटेड है तो उसे इंक्लूड करेंगे। अब तीनों अकाउंटिंग अजम्पशंस को एक साथ याद करो। हमने अकाउंटिंग की 3 फंडामेंटल अजम्पशंस पढ़ ली हैं। पहली, गोइंग कंसर्न अजम्पशन यानी बिजनेस लगातार चलता रहेगा। दूसरी, कंसिस्टेंसी अजम्पशन यानी अकाउंटिंग मेथड्स को लगातार एक समान तरीके से अपनाना। तीसरी, अक्रूअल अजम्पशन यानी इनकम और